स्वागत है आप सभी का 10 का धंधा ट्रेड में। ये कार्यक्रम आप अनुज मेरे साथ देखेंगे। अगले 20-25 मिनट हम अगर आप देखें टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर चर्चा करेंगे। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। कविता जैन, मानस जायसवाल, सचिदानंद उत्तेकर और साथ ही साथ विकास सालुके टेक्निकल डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करेंगे। और अनुज जैन प्रेसिडेंट 361 के आज हमारे साथ जुड़ेंगी बातचीत करने के लिए। इट्स 18,165 on निफ्टी एंड 42,925 यानी करीब 42,921 ऑन निफ्टी बैंक। अनुज, आई थिंक एक्सपायरी -1 डे जो इनिशियल स्विंग था वो आ चुका है। क्या अब यही जुझारूपन थोड़ा पूरे दिन जारी रहेगा? एक्शन अब क्लोजिंग के वक्त एक्सपेक्ट करें? देखिए वीरो, मार्केट लिटरली रुला रहा है हमको इंट्राडे में पिछले कई दिनों से। जो भी काम है वो सिर्फ गैप अप या गैप डाउन, उसके बाद मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। तो और इसीलिए सुबह एक बात हुई थी कि ये मार्केट अब पोजिशनल ट्रेडर्स का है। इंट्राडे ट्रेड्स में आपको अगर 20-25 पॉइंट में खुश होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गैप अप पे बाय करने का मतलब नहीं है। गैप अप पे बाय करके कुछ नहीं मिल रहा है इस मार्केट में। और बैंक निफ्टी तो देखिए वापस 43,000 से क्या फिसल रहा है, और मिड कैप इंडेक्स तो रेड में आने वाला है। तो ये थोड़ा सा क्या आज ट्रैप करने की तैयारी कर रहा है मार्केट वापस। और जिस दिन हमको लगता है ना कि आज ब्रेकआउट होगा, उस दिन ब्रेकआउट नहीं करता है मार्केट। ब्रेकआउट करता है जब हम तैयारी करके आते हैं कि ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, उस दिन मार्केट की हमेशा से एक फिलॉसफी रही है, और कि जब आप जिस चीज़ के लिए तैयार होते हैं वो नहीं होता है, उसका उल्टा होता है। और अब देखिए निफ्टी सिर्फ 38 पॉइंट ऊपर रह गया, 18,200 तक गया, नहीं टिका वहाँ, 18,150 पर आया है। मिड कैप इंडेक्स रेड में आया और अब फ्लैट है। और बैंक निफ्टी ने भी अपनी पूरी बढ़त गंवा दी है, अब सिर्फ 90 पॉइंट ऊपर रह गया बैंक निफ्टी में। हालांकि एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, HDFC बैंक अभी भी अच्छा कर रहा है। एक बार जरा कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए बैंक निफ्टी का, खाली बैंक निफ्टी का नहीं। HDFC बैंक अभी भी अच्छा कर रहा है और वो अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। HDFC बैंक, बैंक निफ्टी ऊपर है करीब करीब 90 पॉइंट, और HDFC बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है करीब करीब 150 पॉइंट। अब ये जो 150 पॉइंट पहले भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब उसमें तकलीफ क्या आ गई, वो जो दूसरे नंबर पर ICICI बैंक था वो देखिए क्या फिसल गया है। ICICI बैंक अब लास्ट पायदान पर पहुंच गया है। यही ICICI बैंक करीब करीब 60 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो चले गए हैं। और दूसरी तरफ एक्सिस, और सुबह भी ये बात हुई थी हमारी कि आज एक्सिस इनफैक्ट लोग बेचने के लिए तैयार होंगे जहां खुलेगा वहां पर, और करीब करीब 1.5% नीचे इस समय एक्सिस बैंक का। तो ये मार्केट का आपको एक क्लियर वर्डिक्ट था। कल ICICI बैंक में यही वर्डिक्ट प्ले हुआ, आज एक्सिस बैंक में सेम वर्डिक्ट प्ले हुआ। सिर्फ एक HDFC बैंक है जो अपनी खुद की चाल चल रहा है, उसके अलावा थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सचिन को जोड़ते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कॉल लूँ इससे पहले मैं एक जो आपने 2 कॉल सजेस्ट किए थे, एक तेज़ी के मार्केट में जो 2 वीक पोजीशंस लिए थे, अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट्स, दोनों में आपके सारे टारगेट्स मीट हुए थे। तो पहले तो उसको रिविजिट कर लेते हैं। ये अभी भी वीक है अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर क्या इस समय स्ट्रैटेजी होगी और आपकी इस समय की फ्रेश कन्विक्शन कॉल क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। बट जिस तरीके से मुझे लग रहा है अभी भी सीमेंट्स में पोजीशन बन रही है, एंड जिस तरीके से रूल आउट डेटा है, मुझे लग रहा है काफी बड़े डिक्लाइन के लिए ये सारे स्टॉक्स पोजीशनड है। इमीडिएट बेसिस पे तो जो एक पहले सपोर्ट था 7200 का, आई थिंक वो एक काफी वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर यहाँ से थोड़ी सी अगर रिलीफ रैली भी आती है अल्ट्राटेक में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से, रिबाउंड से, जो 6720 के आसपास है, तो वो पर्टिकुलर पुल बैक भी मुझे लग रहा है 7000 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा फॉर बिल्डिंग फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी की अभी भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे मेंटेन करने की सलाह होगी। एंड अगर बाउंस बैक आ भी जाता है, 7000 के आसपास के स्विंग्स बनते भी है रोल ओवर की वजह से, तो मुझे लग रहा है वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स ही डिप्लॉय करने चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग ये पर्टिकुलर वेव 6380 के आसपास मच्योर होगी, तो अभी भी यहाँ पर एक शॉर्ट बायस ही रखना है। एंड फ्रेश ट्रेड का की बात है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आज क्लियरली मिड कैप IT में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। एंड उसमें से जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड की है, एक पोजीशन है LTI माइंट्री में। लगभग 7 हफ्तों के बाद यहाँ पर एक अच्छा ड्यूरेबल ब्रेकआउट नजर आया था कल के सत्र में। एंड वहां से अगर हम देखें तो उसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 में एक पॉजिटिव कन्वर्जेंस हुआ है। काफी दिनों के बाद इसके RSI ने भी 50 के ऊपर एक ब्रेकआउट सस्टेन किया है। तो लगभग मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम है वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक एक्सटेंड हो सकता है, जो लगभग 4700 के आसपास प्लेस्ड है। सो पोजिशनल टारगेट तो 4700 का होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4405 पे। अभी भी खरीदारी करनी है LTI माइंट्री के फ्यूचर्स में। जो सेकंड काउंटर है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर निफ्टी मेटल्स में थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन
नजर आ रही है, वहां पर काफी अच्छी वीकनेस नजर आ रही है। एंड वहां पर भी टाटा स्टील का जिस तरीके से सेटअप है, मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकडाउन ऑलरेडी कल के सत्र में इसने एस्टैब्लिश किया है। अपने 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अच्छी तरह ये ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है लगभग ये जो मोमेंटम मिला है वो एक्सटेंड होना चाहिए अपने 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक। सो 118 से 116 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर टाटा स्टील में फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 124 पे। ये टाटा स्टील में शॉर्ट करना है आपको, ये इस समय सचिन की कॉल। और 121 इस समय रेट यहाँ पर 124 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और 118 और 116 के यहाँ रहेंगे आपके लिए टारगेट्स। चलिए अब मानस, क्योंकि अगले शो में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मानस की कॉल लेके उनको फ्री कर देते हैं। मानस जी बताइए इस समय की कोई फ्रेश कॉल। देखिए, एक तो कैनफिन होम्स पे देखिए, आईटी सेक्टर की बात होगी और आईटी तो सबसे अच्छा लग रहा है अनुज जी, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैनफिन होम्स एक ऐसा स्टॉक है जिसने कल एक ब्रेकआउट दिया, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि ये रैली यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, तो कैनफिन होम्स में खरीदारी करनी है। 544 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 575 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक है सिप्ला का, जहां पर आज स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। अभी कुछ दिन पहले 200-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज के पैटर्न बताते हैं कि यहाँ पर रिकवरी अभी और देखने को मिलेगी, तो सिप्ला में खरीदारी करेंगे 1064 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1095 के टारगेट के लिए। सिप अगर आप देखें 74 पे ट्रेड करता हुआ, आपका अगर आप देखें यहाँ पे एक कन्विक्शन कॉल है। मानस शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में जुड़े, और टेक योर टाइम, आपको अगले कार्यक्रम में भी जुड़ना है। विकास जी, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का 2 आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, मुझे लगता है कि मार्केट में वापस एक हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने मिल सकता है। पहला मेरा ट्रेड रहेगा पॉलीकैप में हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक अपर साइड में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, बट लाइन चार्ट पे अगर देखो तो वहां पे एक ब्रेकआउट था, वो आज उसने कर चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्गली मोमेंटम यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने मिल सकती है। वापस मुझे लगता है ऊपर में टारगेट जो बन रहे हैं वो 3000 के आसपास के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो 2750 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, और ये ट्रेड 1 से 2 वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके जा सकते हैं। दूसरा रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट देखने मिला, एक फ्रेश ब्रेकआउट जो इसमें वीकली चार्ट पे देखने मिला, तो मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकता है। ऊपर में 2870 का टारगेट आते हुए देखने मिलेगा, और 2700 का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा के चलना है। यहाँ पे मुझे लगता है आज पूरे दिन में यहाँ अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा, तो वीकली ब्रेकआउट इसमें स्ट्रांगली देखने मिल चुका है, तो मुझे लगता है ये कैरी करते हुए देखने। HDFC अगर आप देखें आपका कन्विक्शन कॉल है, यहाँ पे अगर आप देखें आपका स्ट्रॉन्ग व्यू है, और 2 ट्रेड्स हो गए आपके यहाँ पे। सचिन, विकास, मानस जी के ट्रेड हो गए। कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? या वीरेंद्र जी, तो मेरा पहला ट्रेड होगा आईटीसी। सो आईटीसी आज एक अच्छा डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो अपने एवरेजेस के ऊपर निकला, कूल ऑफ हुआ है अभी। यहाँ से मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनता हुआ दिखेगा। 936 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 336 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड इज ओपन अप टू 342 एंड 345। एज डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे सारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। फर्दर जो अनदर मुझे अच्छा लगता है वो इसी सेगमेंट से गोदरेज सीपी इज लुकिंग गुड। गोदरेज सीपी पर कुछ लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए देखे हैं हमने। 928.80 पर फिलहाल चल रहा है। नीचे में 924 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड मुझे लगता है 938 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये कॉल भी हमने सिमिलर टाइम फ्रेम पर अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है। ओके, चलिए एक और चीज़। अच्छा, सचिन ने जो लेवल सजेस्ट किए थे वो फेब्रुअरी फ्यूचर्स के थे, वो मेंशन करना भूल गए थे। एक चीज़ लेकिन एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। ये मार्केट जो है ये देखिए, मतलब इसमें कह रहा हूँ कि ठीक है प्राइस एक्शन तो है आपके सामने, उसको आपको बिलीव करना है, लेकिन बहुत नैरो होती जा रही है, बहुत नैरो। अब एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए। अब ये सारा मामला रह गया सिर्फ 2 स्टॉक्स का, HDFC बैंक और इन्फोसिस का, और ये लगातार इन 2 स्टॉक्स ने पूरी की पूरी कमान संभाली हुई है, और जो वीकनेस वाले स्टॉक्स में बढ़ते जा रहे हैं। रिलायंस ने आज सुबह एक धक्का दिया था मार्केट को ऊपरी साइड पर, लेकिन अब वो रिलायंस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और रिलायंस देखिए क्या घुमा है। ये जो आपने निफ्टी में पूरा का पूरा डिक्लाइन देखा है ऊपर के लेवल से, ये पूरा रिलायंस की वजह से आया है। रिलायंस में देखिए क्या ज़बरदस्त डिक्लाइन ऊपरी लेवल से, और मेरे ख्याल से करीब करीब 24 या 25 रुपये का डिक्लाइन है इंट्राडे में। एक बार इसका अगर फॉल फ्रॉम हाई दिखा दें हम तो उसमें आपको दिखाई देगा।
और उसकी वजह से ही मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। ये देखिए निफ्टी और रिलायंस ऑलमोस्ट मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। ऑब्वियसली निफ्टी अभी भी ग्रीन में है, लेकिन हाँ 28-29 रुपये रिलायंस गिर चुका है हाई से। सचिन एक बार जरा रिलायंस का चार्ट देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है ये मार्केट के लिए, सबसे बड़ा स्टॉक है, इसके लिए इसकी बात करना ज़रूरी है। क्या व्यू है यहाँ पर? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी ट्रेंड काफी वीक है। इनफैक्ट ओवरऑल अगर हम इसका भी स्ट्रक्चर देखें तो 2500 के आसपास जो इसने एक सपोर्ट ब्रेक किया था, उसके बाद मुझे लग रहा है 2300 के आसपास के ही ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जब तक ये अपने 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं करता, आई थिंक तब तक मुझे लग रहा है ये जो डाउनवर्ड मोमेंटम है ये कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि 2400 के आसपास के स्विंग्स तो इंट्राडे में कंफर्टेबली बन सकते हैं, बट मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड एक्सपायरी रोल ओवर प्रेशर की वजह से लगभग अराउंड 2380 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इसका जो 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फिलहाल प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2445 के आसपास, तो मुझे लग रहा है 2450 ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। जब तक ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ये लानता नहीं है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं एस्टेब्लिश करता, आई थिंक तब तक ये ड्रिफ्ट जो चल रही है वो कंटिन्यूड ही रह सकती है। तो अभी भी यहाँ पर एक शॉर्ट बायस ही मेंटेन करना है। शॉर्ट बायस ही मेंटेन करना रिलायंस पर, और रिलायंस ने पूरी की पूरी जो मार्केट में तेज़ी गवाई है उसकी लीड ली है यहाँ पर। और जैसा कि आपने कंट्रीब्यूशन रेट में देखा भी होगा, जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में चेंज हो गया है। अब एक काम करते हैं, थोड़े लंबे टर्म्स के टेक्निकल चार्ट्स पर बात कर लेते हैं, और बजट और बाजार पर 360 डिग्री चर्चा के लिए आज हमारे साथ 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जी जुड़ गई हैं। अनु जी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बताइए चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? लग रहा है मार्केट की ये इसी रेंज में रहेगा जो पिछले 2 महीने से रेंज तंग कर रही है हमको, या बजट के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी है? गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज आप जी लगाते हो तो मुझे लगता है कि मैं सच्ची में बूढ़ी हो गई हूँ, तो प्लीज जी मत लगाइए। जहां तक कि मार्केट का सवाल है, इसेंशियली यस, आप भी अभी जो बोल रहे थे कि वो एक तरीके से रैली बहुत लिमिटेड होती जा रही है, एंड आई थिंक जो मुझे टाइम सीरीज के अनुसार दिख रहा है कि आपका एक बड़ा मूव 1st-2nd Feb के आसपास आएगा। यस, बजट आई डोंट थिंक इज रियली एन इवेंट, गिवन दैट हमें पता है कि गिवन 1 year T-1 टू इलेक्शन ईयर बहुत ज्यादा बड़ा मूव कोई वो नेगेटिव देंगे नहीं। जहां तक कि यूएस में FOMC का मीट है, दैट आई थिंक विल बी अ ट्रिगर। हमारा जो अगला 25 बिप्स का हाइक है, दैट शुड बी अ ट्रिगर। सो ऑल दिस पुट टुगेदर, यस, मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स a new move either side, but I happen to be an optimistic person, तो मुझे लगता है कि वो जो न्यू मूव होगा वो शायद पॉजिटिव साइड में होगा और नेगेटिव साइड में नहीं होगा। जिस हिसाब से HDFC बैंक और HDFC ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो बैंकिंग 43,000 जैसे कि आज अटेम्प्ट कर रहा था इंडेक्स, वो वापस 45 की तरफ चलने की उसमें पूरी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है। एंड जिस तरीके से चाहे वो मर्जर थोड़ा सा डिले हो रहा है, एंड मर्जर कैन बी probably instead of March April can probably be in May June, बट आपको एक 1900 की तरफ के लिए एक ब्रेकआउट दे रहा है ये HDFC बैंक, तो उसमें जो एक स्ट्रेंथ आएगी उस तरीके से एक probably जो मैं बैंक निफ्टी को जिस तरीके से देख रही हूँ कि probably आपको लेयरिंग मिलेगी कि पहले HDFC बैंक चलेगा, कोटक बहुत टाइम से नहीं चला है, मे बी सेकेंड हाफ कोटक के लिए इट कुड बी इम्पोर्टेंट। ICICI का शायद इन टर्म्स ऑफ निम्स ये या नेक्स्ट क्वार्टर बेस्ट निम्स होगा प्रोबेबली। उसके बाद जिस तरीके से हमने रिजल्ट्स छोटे बैंक्स के देखे हैं, चाहे वो फेडरल है, IDFC है, प्रोबेबली आपको वो काइंड ऑफ मूव विल टेक यू इनटू द मिड लेवल बैंक। तो आई थिंक बैंकिंग के ऊपर एज अ सेक्टर जो हमारा व्यू पिछले 1 साल से है वो चेंज नहीं होता है। IT पे जो एक इक्वल वेट था, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे एक बॉटम बना के मिड कैप तो बेसिकली चल गया है वहां से, चाहे वो कोफोर्ज है, चाहे वो इफ यू लुक एट द परसिस्टेंट जो हम होल्ड करते हैं, तो वो एक मूव मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट मूव आपको सपोर्ट देगा, बट उसका इन द सेंस कि जो वेटेज इन्फोसिस और TCS का है इंडेक्स पे, वो ये मिड कैप IT का नहीं है, तो वो आपको एक निफ्टी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, बट पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जरूर दे सकता है।
The third aspect which is looking interesting is your infra bets, which is obviously capex cycle के ऊपर हमारी आज भी एक रिपोर्ट आई है जो हमको लगता है कि रिन्यूएबल्स के ऊपर केपेक्स बढ़ रहा है, which is basically looking good. एंड आई थिंक वो उस पे भी इम्पैक्ट करेगा और बैंकिंग पे भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा. सो जिन लोग को वो डायरेक्टली खेलना है, दैट खेलना इज द राइट वर्ड, इन्वेस्ट करना है, दैट्स द राइट possible index, and otherwise you can probably look at banking itself. And the last thing which is looking interesting and which has stayed interesting is your PSU sector. So चाहे आप वो PSU 20 की तरफ से ले, आपको गेल या NTPC in individual levels खेलना है, I think these are looking probably very interesting plays for the next 1 year. So this is our view. A breakout is close by. Hopefully it is not a breakdown but a breakout, because time series are narrowing. So I think around the 2nd, 3rd of Feb is जहां लग रहा है कि आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है. अच्छा अनूप, क्योंकि आपने कहा कि खेलना है और पता नहीं ये सही टर्मिनोलॉजी है कि नहीं है, तो मैं एक्चुअली जब मैं CNBC TV 18 में था तो ये एज का इससे कोई लेना देना नहीं है. जो मैंने आपको अनुज जी बोला था उसका एज से कोई लेना देना नहीं है. जब मैं CNBC TV 18 पे था तो मैं एक पॉलिसी थी मेरी, मैं हर गेस्ट को फर्स्ट नेम से बुलाता था. हर गेस्ट को, कोई भी गेस्ट रहा हो, मैंने हमेशा फर्स्ट नेम यूज़ किया है. लेकिन जब मैंने ट्रांजिशन किया था तो मुझे व्यूअर्स ने एक फीडबैक दिया था कि जो हिंदी के दर्शक हैं वो थोड़ा प्रेफर करते हैं कि आप सबको थोड़ा जी कह के बोलें. तो इसके लिए, लेकिन अब आप बोल रही हैं तो इसके लिए मैं उसका सम्मान करूंगा. और अब अगला सवाल मैं आपसे फर्स्ट नेम बेसिस पे पूछूंगा. अनु, तो अब ये बताइए कि आपने, क्योंकि HDFC बैंक की बात कर ली पासिंग में, थोड़ा डिटेल व्यू चाहिए था मुझे, क्योंकि पिछले 3 साल से इन स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है और ICICI बैंक और SBI ने कैचअप किया और ज़बरदस्त रैली दिखाई है. अब क्या ये पूरा रिवर्सल हो रहा है या फिर ICICI बैंक भी चलेगा और HDFC ट्विंस भी चलेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से आपने जिस तरीके से एक 900-920 से आपने 860 तक ICICI को एक करेक्टिव मूड में देखा है, उस सेम पीरियड में आपने HDFC का ब्रेकआउट देखा है. आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज कि फ्लोज डाइवर्ट हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में भी. जिसने HDFC नहीं लिया है या जिसने प्रोबेबली बेच दिया था, वो वापस उस स्टॉक पे आ रहे हैं. अगर उनका बैंकिंग का एक जिस तरीके से कहते हैं एलोकेशन है, तो वो उस एलोकेशन में ही शिफ्ट कर रहे हैं. बहुत कम लोग हैं जिनका, जैसे अगर इंडेक्स पे ये 40% के आसपास है, जिन्होंने 50 या 55% कर दिया हो, बिकॉज देन इट बिकम्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर पोर्टफोलियो. बट ऐसे लोग भी हैं. बट जो मैं एक देख रही हूँ कि आपका फ्लो, क्योंकि विद इन बैंक निफ्टी कोटक से या ICICI से जा रहा है, तो पहले लेवल पे तो यही चलेगा और शायद दूसरे ना चले. दूसरे लेवल पे जब एक सपोर्ट के बाद ये ब्रेकआउट होगा, अगर आप 44 तक चले जाएंगे, तब आपको SBI है, ICICI बैंक है, प्रोबेबली जो मिड एंड स्मॉल कैप्स भी हैं उस सेक्टर में, वो परफॉर्म करेंगे. इनफैक्ट दैट होल एक्स्ट्रा सेक्टर की जो चोला है, जो लग रहा है कि 720 के ऊपर क्रॉस किया तो प्रॉब्ली 770 780 पे चलेगा. या बजाज फाइनेंस, जिसने रियली बैड परफॉर्मेंस दिया इन द होल फाइनेंशियल्स, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर. दैट कुड प्रोबेबली अगर ये बेसिकली 62 क्रॉस करता है बजाज फाइनेंस, तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी. बट 65 तक तो उसमें भी एक ट्रैक्शन है जस्ट फॉर अ पुल बैक रैली. तो इस सेक्टर में द लेयरिंग ओवर द ईयर इज गोइंग टू बी कि या अब से लेके आपका जब तक ये मर्जर नहीं होता है, HDFC बैंक वुड बी द लीडर. पर उसके बाद आपका रोटेशन आना शुरू हो जाएगा. उसके बाद कोटक है, बजाज फाइनेंस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल फाइनेंशियल्स एज सच, एंड प्रोबेबली इवन द PSU बैंक्स. तो आई थिंक ये सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है. निफ्टी क्या रिटर्न देगा साल के लिए, 10% से ज्यादा देने की उम्मीद नहीं है. बट ये सेक्टर आपको, इवन HDFC बैंक अगर आप देखेंगे, पिछले साल आपको 1400 रुपए पे मिल रहा था और ऑलरेडी ये 1700 पे है, तो 20% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है. एंड ये सेक्टर आपको शायद बेटर रिटर्न्स अभी भी देगा अगले 1 साल के लिए. यकीन मानिए अनु, ये जी ना लगाना, ये पूरी की पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन ना अनुज, ये मेरी पूरी बिगड़ जाएगी अभी. और कोशिश करेंगे. अनु, एक्चुअली क्या है ना, हम जहाँ से आते हैं अनु, जी ये लगाना ज़रूरी होता है. और हम लखनऊ वगैरह की भाषा में ना ये इसका इस्तेमाल होता है. कई बार ट्रेन में टिकट दिखाते थे हम लखनऊ जाते वक्त,
तो टीटी कहता था कि यार हम ये टिकट, हम कहते हैं ना ये हमारी टिकट है, वो कहता था आप कितने लोग हैं? नहीं, हम अकेले ही हूँ। तो हम और जी ये ये हम और जी हमारे साथ चलता है। खैर निफ्टी आईटी पर आपका व्यू, अब जो ग्लोबल सेटअप है अगर आप देखें, चाहे वो नेस्डेक को देखिए जिस तरीके से इसने 100 EMA के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, और आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद इन द ट्रेजेक्टरी ऑफ 30,000 to 29,000, अब आपका व्यू क्या है आफ्टर सीइंग एंटायर अर्निंग्स? आपने अर्निंग्स देख ली, आपने निफ्टी आईटी का बिहेवियर देखा, इस वक्त निफ्टी आईटी जिस लेवल्स पे है यहाँ से और कितना शूट अप कर सकता है, रिवॉर्ड कितना है इस वक्त? देखिए, जहां तक कि निफ्टी में वेटेज है, एज आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर, इसमें टीसीएस और इन्फोसिस है। आई थिंक उनकी वैल्यूएशंस काफी डिसेंटली प्राइस्ड है, तो आपको 5 से 8% का मूव मिल सकता है। वहां मुझे कोई बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। जहां तक कि इंडेक्स का सवाल है, आईटी इंडेक्स का सवाल है, जिसमें आपके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी हैं, आई थिंक वो एज सच चल सकते हैं, बिकॉज जो ग्रोथ के लेवल्स हमने देखे हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं परसिस्टेंट के, कोफोर्ज के, एक एम्फेसिस के खराब थे, बट मोर और लेस बाकी सबके ग्रोथ काफी वाइब्रेंट है। जो न्यूज फ्लो अभी भी आ रही है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, या वहां पे यूएस वीजाज फॉर हमारे जो टैक्स ट्रांसफर होते हैं, टेक गाइज यहाँ से वहां, उनको वीजा नहीं मिल रहा है, बट स्टेइंग इन इंडिया एंड वर्किंग फॉर देयर, वो काम में कोई कटौती नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से मिड कैप्स विल बी द साइड विच विल गिव यू a 20% odd kind of a return. The large caps may continue to give you 8 to 12%, बट कोई बहुत बड़ा मूव उस तरफ नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन बॉटम इज इन प्लेस। जो हमने पिछले 8 महीने 9 महीने में लगातार एक ब्रेकडाउन देखा था, कोई कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट आते हुए नहीं देखा था बड़ा, वो पहली बार दिखा है कि ये सेक्टर ने मोर और लेस एक सिग्नल दे दिया है कि मैं गिर चुका हूँ, यहाँ से और नहीं गिरूंगा, कोशिश भी कर लो तो भी वापस आ जाओ। तो दैट इज द सिग्नल आई वुड से, एंड मिड कैप्स उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। वाकई। अच्छा अनु, मैं 2-3 स्टॉक्स पर बात करूंगा जो कि हिस्टोरिकली इन लेवल्स पे हमेशा रिवॉर्ड दिखे जाते हैं, लाइक पिडिलाइट, लाइक टाइटन, या फिर मैं अगर इस समूह के स्टॉक्स का अगर मैं एक लीडर चुनूं तो वो है एशियन पेंट्स। हिस्टोरिकली, इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पे चार्ट्स भी हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 डेकेड से जब भी 100 वेमा वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास होता है, एक बहुत अच्छा बाय जोन बनता है। इस बार हमने क्रूड के रिट्रेसमेंट के दौर में भी, मतलब क्रूड आई मीन ऑल द वे टू 84 फ्रॉम 120, 130, 140, लेकिन स्ट्रीट ने कोई एडवांटेज नहीं दिया इस बार एशियन पेंट्स को। आपका व्यू इस प्राइस पर पिडिलाइट पे एट 2400, एट 2818 ऑन एशियन पेंट्स? सो इनफैक्ट दिस वाज समथिंग मैंने सोचा था मैं बात करूंगी कि ये पूरे कमोडिटी इनपुट प्राइसेस के जितने भी सेक्टर्स हैं, आपका एफएमसीजी है, आपका सीमेंट है, यहाँ पे बेसिकली आपने कोई बड़ा ग्रोथ नहीं देखा है। एंड अगर आप बेसिकली आप जैसे पिडिलाइट एशियन पेंट्स की बात कर रहे हैं, तो दे हैव बीन नेगेटिवली इम्पैक्टेड इन द लास्ट सेक्टर। अगर आप HUL को देखें, इनके रिजल्ट को देखें, तो जो भी ग्रोथ आया वो प्राइस इंक्रीज की वजह से आया है, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया। एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स का तो कोई सवाल ही नहीं था। गोइंग इनटू द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, आपका जैसे ही इन्फ्लेशन इन कंट्रोल आएगा, और आप देखेंगे इस क्वार्टर में जो आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस थे सारे सेक्टर्स के, वो जो उन्होंने पिछले 4-5 महीने पहले खरीदा था। मैं कल एक क्लाइंट से मिली थी जो हमको बता रहे थे कि जो कंटेनर प्राइसेस थे बॉम्बे से यूरोप के, वो इसेंशियली $5,000 तक गए थे, और जो पहले 1300 थे अब वो वापस करीब 1700-1800 तक आ गए हैं। तो ये सारा जो इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो कॉस्ट ऑफ फ्रेट है, चाहे वो रॉ मटेरियल प्राइसेस है, इन्फ्लेशनरी जिनमें बहुत ट्रेंड आया था, जहां से करीब जो अगर 100% बढ़े थे तो करीब 40-50% वहां से वो जो बढ़ोतरी थी वो कम हो गई है। या फिर इसेंशियली आप क्रूड का प्राइस देख लीजिए, जो जहां जाके 140 के आसपास अब वापस 80 के आसपास स्टेबल है। तो मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर से अगले 2-3 क्वार्टर तक वो एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स दिखेगा। द जोकर इन द पैक विल बी कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या होगा इनके लिए, चाहे वो आपका एशियन पेंट है, पिडिलाइट है, दैट विल बी द जोकर इन द पैक।
तो पेशेंस अगर आपके पास 1 साल का है, तो आई अग्री विथ यू, anything which has commodity as a raw material price, as a raw material where it's a significant part of their costing, it makes the right point to enter over the next 3 to 6 months. I think for if you are looking to invest कि अगर आपको ये 3 साल के लिए रखना है, तो अगले 3 से 4 महीने एज अ SIP, चाहे वो एशियन पेंट है, पिडिलाइट है, HUL है, डाबर है, all of these would make sense. I'm just giving you 2 or 3 names जो मेरे दिमाग में पहले आ रहे हैं, but I'm sure that whole sector plays out. And I think those would be good plays for about 2 to 3 years. They'll give you steady returns. I'm not talking about extraordinary returns, but stellar returns मिल जाए. चलिए यही उम्मीद करेंगे कि स्टेलर रिटर्न्स मिले। अनु, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे, और आज की चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। तो ये इस समय 361 की अनु जैन का व्यू। मार्केट थोड़ा सा लो से रिकवर हुआ है 2 कारणों से। एक तो ITC वो इस समय डे हाई पर, और एक रिलायंस जो नीचे जा रहा था वो थोड़ा सा निचले लेवल से घुमा है। सचिन, एक बार शो खत्म करें उससे पहले एक बार जरा इन 2 स्टॉक्स पर अपनी राय दे दीजिए एक बार दोबारा, ITC और रिलायंस। जनरल जी देखिए, 2390 की हमने बात की, रिलायंस पे ऑलमोस्ट वही स्विंग लो बनाया 2389 का। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से तो उसका जो प्रोबेबल टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। एंड ITC में मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी शानदार ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। 340 का एक ऐसा जोन है, अगर ये पर्टिकुलर जोन निकाल देता है तो आई थिंक लगभग 345 346 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। काफी समय से एक लोअर टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर में रहा था काउंटर, बट पिछले 7 दिनों का अगर हम डेट का देखें तो वहां पर कई जगह ट्रेंड में बदलाव के संकेत आ रहे हैं। तो काफी अच्छी डिक्लाइंस के बाद यहाँ पे एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन हुआ था 330 के आसपास, एंड वहां से एक फ्रेश इंपल्स मूव नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ITC में कुछ लॉन्ग्स कंसीडर किए जा सकते हैं 335 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है 345 350 के आसपास मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। ITC तैयारी कर रहा है एक ब्रेकआउट की, और इसी ने आज मार्केट को सहारा दिया है पिछले आधे घंटे में जो रिकवरी आई है उसके लिए। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अब एक काम करेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नीरज जी कमान संभालेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ।